सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है और जीएसटी काउंसिल मीटिंग डिस्कस कर रहे थे और टुडे वी आर डिस्कसिंग 26th जीएसटी काउंसिल। और इसमें मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। इसमें ये वाला हमने डिस्कस कर ही लिया था आपके साथ कि दो ऑप्शन दिया गया था। एक तो गुजरात स्टेटेड दैट टू ऑप्शंस वर डिस्कस्ड by the committee on return. Option 1, supported by some of the state, envisages uploading of supply and receipt details simultaneously by the taxpayer. Option 1 में supplier recipient दोनों। Option 2 में सिर्फ supplier detail enter करेगा। Envisages only the details of supply to be uploaded by the supplier. In his option there are two models. Option 2 के दो मॉडल, मॉडल A, मॉडल B. Model A, which envisages grant of provisional credit to the recipient for missing supplies, and Model B, which envisages admissibility of ITC only if supplier upload the invoices. The model proposed by Sri Nandan Nilekani nothing but Model B of option 2 with a new feature that credit will be allowed even when tax is not paid by the supplier. आज हम लोग किस मॉडल में हैं? आज तो मॉडल 2 में है, मॉडल ऑप्शन 2 में है, और लेकिन वो मॉडल ए 2 में आ गए, मॉडल 2 में आ गए। हाँ, मॉडल 2 में है, और मॉडल 2 में भी अगर आप देखेंगे बी हो गया, बी और ए और बी दोनों हो गया। हाँ, है ना? प्रोविजनल क्रेडिट वाला तो अभी बराबर। एक मिनट देखिए, मॉडल ए क्या कह रहा था? सिर्फ प्रोविजनल क्रेडिट देंगे, तो प्रोविजनल क्रेडिट खत्म हो गया, सेक्शन 41 कमेंट कर दिया गया। मतलब ये खत्म हो गया मॉडल ए। ठीक है, और मॉडल बी में ये कहता है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी ओनली इफ सप्लायर अपलोड्स द इनवॉइसेस। यही चल रहा है कि 2B में आएगा तो ही देंगे। लेकिन क्या चीज आज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा? कौन सा सेक्शन? 38 और 60, ये वाला क्लॉज सी वाला। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो तरह तरह के या हथकंडे बोल रहे या स्टेप्स वो प्रपोज कर रहे हैं या इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रूल 37A आया कि सप्लायर 3B भरेगा तभी सामने वाला क्रेडिट ले पाएगा। अब सप्लायर 3B अगर नील भर देता है तो क्या मान लिया जाएगा क्लॉज सी का कंप्लायंस हो गया है? वो तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि इस सप्लायर से अब DRC 01B से इसे टैक्स वसूला जा सकता है। 1B वर्सेस 3B का अगर डिफरेंस तुरंत नजर आएगा और इसे टैक्स वसूलना आसान हो जाएगा। बस इतना ही होगा, लेकिन रिसिपिएंट को का रिवर्सल नहीं करेगा 37A। तो 37A मैंने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि इट इज ए वेलकम स्टेप। सितंबर तक इसको 3B भरना है, नवंबर तक रिवर्सल करेगा। प्लस सितंबर तक अगर 3B नहीं भरता है तो नवंबर तक रिवर्सल करना पड़ेगा। जब बाद में भर देता है तो वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। सही बात है? तो यही कहानी थी। तो बेसिकली क्लॉज सी नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा है। हम लोग जो सजेस्ट कर रहे थे वो क्या सजेस्ट कर रहे थे कि आज ऑप्शन 2 का मॉडल ए मॉडल बी दोनों खत्म हो गया। आप समझ लीजिए, मैं इसी में एक चीज सजेस्ट कर रहा था कि मान लीजिए 100 इनवॉइस है किसी रिसिपिएंट के सप्लायर का, यानी कि इस रिसिपिएंट के पास परचेज इनवॉइस 100 है, 2B में सिर्फ 80 आया, 20 नहीं आया ना। तो 20 इनवॉइसेस का वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, लेकिन इस रिसिपिएंट को एक ऑप्शन दे दिया जाए कि ये 20 इनवॉइस अपलोड कर दे। ये बहुत अच्छा है, विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। खाली अभी कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटीमेशन जा रहा है। हाँ, वो भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, हाँ, लेकिन ये इनवॉइस अपलोड करने की बात, बराबर। इनवॉइस अपलोड करने की बात, चाहे 2B में फीचर ले आए या फिर एक नया फॉर्म ही ले आए 2C, वहां पर ये अपलोड कर दे ये सब मिसिंग इनवॉइस है। जैसे ही अपलोड करेगा सप्लायर को नजर आ जाएगा।
जैसे ये भेज देंगे इंस्टीट्यूट में, अभी जो सब बजट का प्री बजट का आता है ना। हाँ, उसमें भेजा जा सकता है। और ये अब ये भी रिसिपिएंट को अगर नहीं अपलोड करता तो रिसिपिएंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी उबिलिटी ना आए, या तो सर्कुलर रूल से ले आए, लॉ में लाने की जरूरत ही नहीं है हाँ, कि नहीं किया आपने, तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो जो कर रहे हैं क्योंकि उनको क्रेडिट चाहिए तो वो कर रहे हैं, जिनको नहीं चाहिए वो छोड़ रहे हैं, इस तरह से। तो ये एक ऑप्शन अगर आता है तो इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन। ये देखिए, जो हम लोग ये कह रहे थे, डीम्ड रेटिफिकेशन बाय जीएसटी काउंसिल ऑफ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स आते हैं वो सारे रेटिफाई हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, जो आए सारे रेटिफाई। अब इसको चैलेंज करना मुश्किल हो गया क्योंकि रेटिफाई हो गया है। अच्छा, ई वे बिल में आइए। ई वे बिल में एक बात बताइए, रेलवे में क्या, व्हीकल में बताइए क्या होता है? गुड्स का मूवमेंट शुरू होने से पहले व्हीकल नंबर देना होता है। हाँ, रेलवे में क्या क्या होता है? क्या गुड्स के मूवमेंट शुरू होने से पहले रेलवे का ट्रेन नंबर वगैरह देना होता है या जब डिलीवरी के वक्त देना होता है? ठीक है, वर्क अपने को पार्ट बी भर के देना है। रेलवे में पार्ट बी कब भरा जाता है? जब हम गुड्स लेने जा रहे हैं, जब गुड्स लेने जा रहे हैं। 15 दिन के अंदर। करेक्ट, करेक्ट। अब इन्होंने एक प्रपोज ये अमेंडमेंट किया। रेलवे वाले क्या करते हैं कि अपना पार्सल स्पेस या वैगन लीज पे दे देते हैं। अब जो वैगन मान लीजिए किसी कंपनी को, एबीसी कंपनी को दे दिया और आपने एबीसी कंपनी के थ्रू बुक किया है ये वाला स्पेस, तब आप पार्ट बी कब भरेंगे? नहीं, तब तो आप बिना ई वे बिल के गुड्स का मूवमेंट ही नहीं करेंगे। नहीं, तो पार्ट बी कब भरेंगे? मैं पहले ही भर के देंगे। पहले भरना, तो यही अमेंडमेंट आया है। रेलवे अगर लेके जा रहा है तब तो आप पार्ट बी डिलीवरी के वक्त, और अगर रेलवे में ही जा रहा है लेकिन कोई और कंपनी लेके जा रही है बिकॉज ऑफ द लीजिंग, तो आपको पार्ट बी पहले भरना पड़ेगा। He informed that during the officers meeting held on this, an amendment was proposed to the e-way bill rules that facility extended to railways of not generating e-way bills before commencement of movement of goods by rails, and the same should be produced at the time of giving delivery to the delivery of the goods, should not be extended to goods transported by rail by persons other than railways, such as goods sent by leasing parcel space. In order to implement this decision, the following explanation was proposed to be inserted in rule this, और ये railway or rail does not include leasing of parcel space by railways. जैकेट पहन ले आसा। ठीक बात। इसमें जो रेलवे वाला जो ये है ई वे बिल की पार्ट बी हमको बाद में भर के देना है सर। हाँ, इसमें बहुत बड़ी एक कमी भी है। क्या? कि जब आप गुड्स देने जा रहे हो रेलवे को, हाँ, तो आप पार्ट ए भर के ले जाओगे। हाँ, और जब गुड्स लेने जा रहे हो, हाँ, तो उसी ई वे बिल का पार्ट बी भर के दोगे। और ई वे बिल का पार्ट ए का वैलिडिटी 15 दिन है। अच्छा। 15 दिन बाद वो समाप्त हो जाती है। अब हम 17 दिन बाद गए माल लेने, हाँ, तो अब हम क्या भर के देंगे? अच्छा, ये रेलवे में क्या है? फिर से बताइए, रेलवे में वैलिडिटी क्या है? रेलवे की वैलिडिटी नहीं है, सबकी पार्ट ए की वैलिडिटी ई वे बिल का। अगर पार्ट ए मैंने भर दिया है तो 15 दिन के अंदर मुझे पार्ट बी भर देना है। अच्छा, लेकिन 15 दिन हमारा माल रीच पहुंचने में 15 दिन से नहीं 17 दिन लग गए। और अब मैं जा रहा हूं माल लेने, तो पार्ट ए तो एक्सपायर कर गया, तो पार्ट बी कहां से भरूंगा? ठीक बात है। फिर मतलब ये एक बहुत बड़ी खामी है ई वे बिल में। नहीं, तो जब रेलवे में लेने गए तो क्या रेलवे वाला कुछ बोला या कुछ बातें उठाई? नहीं, रेलवे वाला क्यों बोलेगा? तब तो हमको एकदम नया बना के देना पड़ रहा है। बट वो तो कानून गलत है ना।
हमें तो वही वही देना है ना जो पार्ट ए में पहले भर रखा हूँ। इसका कोई एक्सेप्शन ये सब नहीं है? कुछ नहीं, नथिंग। अपने को कैंसिल करना पड़ेगा 15 दिन में पार्ट ए। अरे यार पार्ट ए तो तुम भर के दे ही चुके हो उनको पहले, लेकिन रेलवे को जब गए देने तो। हाँ, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा ना, फिर करना पड़ेगा ना, तो कैंसिल अगर 15 दिन में नहीं हुआ तो। नहीं, ये गलत है ना, उसी का तो गलत है, पार्ट भी भरना है। गलत है, लेकिन अपने को ट्रैक करना पड़ता है, वो तकलीफ होती है। हम्म। नहीं, और बाई चांस रेलवे अपना रूट रूट चेंज कर देता है तब क्या, जैसे व्हीकल को पकड़ते हैं इसको पकड़ते हैं रेलवे वाले नहीं, इसको मतलब नहीं पकड़ सकते, एसएलआर की जांच कर सकते हैं, बट रेलवे हम्म, के नहीं कर सकते। रेलवे की तो जब हम डिलीवरी करेंगे तभी हम आपसे ये बिल लेंगे, तभी डिलीवरी करेंगे। ये ऑब्लिगेशन रेलवे के ऊपर है। अच्छा, इसीलिए नहीं पकड़ते क्योंकि हाँ। डिलीवरी के वक्त देना है। हाँ, तो रेलवे के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आपको लेना है तब देना। ओके, ये 15 दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ लिखा हुआ है, किस रूल में? 138 में है। 138 तो बहुत ज्यादा है, 15 डेज। पार्ट ए। Provided further that the unique number generated shall be valid हम्म। for a period of 15 days for updation of Part B of Form EW01। ये रेलवे के लिए वो ऊपर लिखा है क्या? लेकिन ठीक बात है, ये तो पार्ट ए हमने जनरेट कर दिया, रेलवे के लिए तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पार्ट ए जनरेट करने के बाद उसको 15 दिन के अंदर वैलिडेट करना है, पार्ट बी भरना है। कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो या कोई भी ट्रांसपोर्ट, ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई भी हो, कोई भी हो। लेकिन हमने एक जगह ये भी पढ़ा है कि जब तक पार्ट बी नहीं भरा जाएगा ई वे बिल नहीं माना जाएगा, करेक्ट है? बिल्कुल, ये भी लिखा हुआ है, करेक्ट है। ये अगर लिखा हुआ है, लेकिन रेलवे के लिए छूट है ना वहां पर। हाँ रेलवे के लिए छूट है, तो 15 दिन वो एप्लीकेबल होगा रेलवे में अगर छूट हाँ, है तो। चूंकि जब मुझको 15 दिन विभाग ये मानता है कि 15 दिन के अंदर आपको माल डिलीवर हो जाता है, तो इसलिए आपने पार्ट ए भरा है, अब पार्ट बी भर दीजिए उसी का, और रेलवे का एलआर डाल दीजिए। हम्म, नहीं अगर पार्ट बी, मुझे नहीं लगता इसको अगर उस तरह से पढ़ा जाए तो 15 दिन की वैलिडिटी। कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस राजेश जी? नहीं, थ्योरेटिकल ही एक्सपीरियंस है। अच्छा, राजेश जी आप बोल रहे हैं क्योंकि सेंस ये कह रहा है कि 15 दिन के अंदर पार्ट बी भरना है, हम्म। और रेलवे में मैं लेकर गया 17वें दिन, और मैं पार्ट बी भर रहा हूँ, तो पार्ट बी भरने देगा? न न न न जबकि रेलवे में बोलता पार्ट बी आप डिलीवरी के वक्त, ये कहाँ लिखा हुआ है रेलवे में पार्ट बी डिलीवरी के वक्त भरो? 138 में 2-3 है। तो लिखे ना डिलीवरी, सर्च में सर्च कीजिए। नहीं, डिलीवरी खाली लिखिए। ये क्या लिखा है, वेयर द नहीं, ये तो एफएक्यू है ये, नहीं है, उसमें भी है। क्योंकि मैं रूल में देखता हूँ। रूल में देख लीजिए। नहीं, प्रोवाइडेड करके लिखा है रूल। 2A where the goods are transported by नहीं railways। सर, एक्सप्लेनेशन पढ़िए इसी का, नीचे उसी में, नीचे। हाँ, ये पूरा ही पढ़ लेते हैं ना, ये तो वो है हाँ, पूरा अभी पढ़ हमने। लेते, पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ, where the goods are transported by railways or by air or by vessel, the e-way bill should be generated by the registered person being the supplier or the recipient, who shall either before or after commencement of movement furnish on the the information in part B। 2A specific है, provided that the goods are transported by the railway shall not deliver the goods unless the e-way bill required under these rules is produced at the time of delivery। और ये तो वो लिखा हुआ डज लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस नहीं, ऊपर उसने क्लियर कर दिया ना, प्रोवाइडेड दैट। हाँ, ये तो ठीक है कि हम जब तक वो रिक्वायर्ड e-way bill required under these rules is produced at the time of और delivery। ऊपर लिख ही दिया कि बिना पार्ट ए भरे देंगे नहीं। पार्ट बी भरे नहीं देंगे। हाँ, where the goods are transported by railways or by air or by vessel,
The e-way bill shall be generated by the registered person, being the supplier or the recipient, who shall either before or after the commencement of movement furnish on the common portal the information in part B. जब तक पार्ट बी नहीं देंगे डिलीवरी देगा नहीं। और फिर यहां लिख दिया प्रोवाइडेड दैट वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे द रेलवे शैल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस द ई-वे बिल रिक्वायर्ड अंडर दिस रूल्स इज प्रोड्यूस। रिक्वायर्ड अंडर दिस रूल तो पार्ट ए 15 दिन तक एप्लीकेबल हो जा रहा है। पार्ट बी भर के रेलवे को देना पड़ेगा ऐसा? हाँ, डिलीवरी लेने के बाद पार्ट ए भरे और रेलवे को आप दे दिए। पार्ट बी वो भर देंगे? नहीं, पार्ट बी जब आपका गुड्स पहुंचेगा हाँ। तो उसी ई-वे बिल का पार्ट बी अब आप भर के देंगे एलआर हाँ। डाल के। एलआर डाल के ना। हाँ। तो आप अभी वो डिलीवरी 15 दिन बाद एक्सपायर हो गया वो। है ठीक है प्रॉब्लम तो है। तो ये क्या ये किसी को पता नहीं लगा क्या? पता नहीं, मुझे नहीं जानता। ये हम ये लोग तो वो तो 15 दिन वाला तो अगर उससे पता तो होता ही है ना, क्योंकि पार्ट एक्सपायर हो जाता है। ये अभी जो पढ़ा ना 26 वाला, ये यहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया, लिख दिया। सो बोल्ड कीजिए ना, एक्सट्रैक्ट वाला बोल्ड कीजिए। इसको बोल्ड करूं? बोल्ड इसलिए नहीं किया, चल ठीक है। यस सर। क्लॉज सी का चैलेंज मुझे लगता है आज तक चला आ रहा है। 16(2)(c). E-wallet scheme, a large number of identified technical, legal and administrative issues। तो इसको डिफर कर दिया 1 अक्टूबर 2018 तक और आज तक डिफर्ड है। अब देखिए ये पढ़िए, ये सारा पूरा का पूरा वही क्लॉज सी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। To have only one monthly return which would substantially reduce the number of returns filed in a year। अच्छा मुझे आज के डेट में बताइए कितने रिटर्न फाइल हो रहे हैं? क्या फाइल कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग क्या फाइल कर रहे हैं? सिर्फ वन और 3B नहीं, मतलब भर रहे हैं सिर्फ 1, 3B तो अपने आप बन रहा है। सर टेंशन तो रहता ही है सबमिट करने का। नहीं वो तो ठीक है। नहीं, अपने आप जो बन रहा है सर उसमें बहुत कमियां है, सब बनाना पड़ता है। आई एग्रीड। आज जैसे 1 में ही है, मैंने आपको ई इनवॉइस का बताया, ई इनवॉइस अपने आप डाउनलोड हो रहा है, उसके बावजूद उसमें गलत हो रहा है। और 3B में आपको भरना इसलिए पड़ेगा क्योंकि रिवर्स चार्ज का तो आप ही को भरना पड़ेगा। हाँ, रिवर्स चार्ज है और LUT वाला है और भी कई बवाल। हाँ, जो एक्सपोर्ट के सब में उनके लिए तो एक चैलेंज है ही। लेकिन आप देखिए 90% लोगों के लिए, आप मुझे देख लीजिए हमारे बिजनेस को, मुझे 3B में कोई टेंशन नहीं है। 1 भरा, काम खत्म। 3B आया, 2B के साथ मैच किया, खत्म। सर एक ड्यूटी तो रह गया ना पेंडिंग कि ये करना है। हाँ वो तो रहेगी, आदमी तो उलझा हुआ रहेगा ना। हाँ बिल्कुल। वो तो मैं तो इंतजार करता हूँ 11 से पहले। हम लोग तो खैर 2-3 तारीख तक फाइल कर देते हैं सब कुछ, TDS TCS और 1। मुझे 7 तारीख तक ये काम करना होता है। फिर 14 को जैसे आया डाउनलोड किया, मैचिंग किया, क्योंकि हम लोग का जो सप्लायर है सिर्फ एक है, नेस्ले, और कोई है ही नहीं। तो मेरे लिए बहुत आसान है ये सारा काम। तो डाउनलोड किया, नेस्ले का इनवॉइस और किसी का इनवॉइस नहीं, इक्का दुक्का इधर उधर होता है, तो वो चैलेंज नहीं उतना। मैच किया, खत्म। 3B 15 तारीख तक फाइल। सर आपके लिए तो कोई सॉफ्टवेयर अलग ही होता है ना, टेली नहीं होता है ना, अलग ही होता है? नहीं, वो नेस्ले का होता है, नेस्ले से ही रिपोर्ट निकलता है। FMCG वाला खुद ही करते हैं ट्रैक। हाँ खुद ही करते हैं। और स्टॉक वॉक सब अपने ऐप में आ जाता है, मोबाइल फोन में। हाँ सब कुछ उसी में आता है। करेक्ट। For sellers to have an option to continuously upload the invoice which could be seen by the corresponding buyers। ये कैसे? ई इनवॉइस से रिलेटेड। अच्छा, ये फीचर नहीं है आज के डेट में कि सेलर इनवॉइस अपलोड करता रहेगा, हमें दिखाई देता रहेगा। इज इट पॉसिबल?
पॉसिबल क्यों नहीं है सर? नहीं अभी नहीं, ये हमें दिखलाई कि देता नहीं है है। क्या? मान लीजिए सेलर ने इनवॉइस अपलोड किया, रिसिपिएंट को तुरंत दिखाई देता है क्या? ना, नहीं, नहीं नहीं, 2A में नजर आता है क्या? 2B में तो नजर आएगा 14 तारीख को, लेकिन 2A में नजर आएगा हाँ, टू तुरंत? में तो आ जाता सर, जैसे अपलोड किया 2A में नजर आ जाएगा। एक दिन में आ जाता, 24 घंटे में। ओके ओके, तो ये एक फीचर है इसका मतलब। द बायर्स वुड बी शोन द टैक्स पेड स्टेटस ऑफ द इनवॉइसेस सो दैट बायर्स नो दैट टैक्स हैज बीन पेड। ये कहां है? ये तो नहीं है। द बायर्स वुड बी शोन द टैक्स पेड स्टेटस ऑफ द इनवॉइसेस, इज इट पॉसिबल? ना, नहीं, क्यों? वो पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते वहाँ नहीं उसका। देखिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, आज के डेट में क्या हो रहा है, हाँ, जीएसटीआर वो 1, 3B से पे कर दिया कि नहीं है? बस इतना ही मत पता लगेगा जीएसटीआर 3B से पे हुआ या नहीं, बस नहीं 3B लेकिन फाइल हुआ, बस इतना ही पता लगेगा। लेकिन नहीं, वहां आपका पे परसेंटेज दिखता है सर, कितने परसेंट से पे किया है GST 1 और GST 3B में। 100% पे किया, 80% पे किया है, वो दिखता है वहां पे। ये सप्लायर को दिखता है, रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं। रिसिपेंट को नहीं दिखता है सर, रिसिपिएंट को थोड़ी दिखेगा सप्लायर ने पे केवल किया है सिर्फ नहीं ये किया। दिखाई Yes, sir. देता है कि थ्री दिखाई देता है सर, दिखाई देता है सर रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट को ये दिखाई देगा कि यस, 1 और वर्सेस 3B का डिफरेंस नजर आएगा उसको? नहीं परसेंटेज दिखेगा सब, कितने कहाँ परसेंटेज दिखेगा, पे किया। कहाँ दिखेगा, दिखाइए तो। सर मैं बाद में शेयर करता हूँ कि मैंने नहीं, शेयर किया था। अभी अभी बताइए, अभी हम लोग ये पोर्टल खोलेंगे। कोई सॉफ्टवेयर नहीं। यूज करते हो तो बात अलग है। नहीं, वो पोर्टल खोल के दिखाना पड़ेगा। हाँ, Yes. पोर्टल में नहीं है। नहीं, वो बोल रहे नहीं। संतोष जी बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं। नहीं संतोष जी पोर्टल में है या कहीं और है? नहीं, पोर्टल में है। मैं पोर्टल खोलूं अभी? थोड़ा थोड़ा खोल दिए क्यों। देखिए, सर्च टैक्स पेयर में जाके किसी का भी जीएसटी नंबर आप टाइप करते हैं तो ये डिटेल पहले भी आ रहा था 3B और 1 का, और ये वाला जो डिटेल है एनुअल रिटर्न का, अब मैं देख रहा हूं, पहले नहीं आ रहा था, यस है ना? जी सर। 17, 18, 18, 19, 19, 20, तो ये तो डिपार्टमेंट के या ऑफिसर के डैशबोर्ड में भी नजर आएगा। पहले एनुअल रिटर्न भी दिखता था सर, हैं? पहले भी दिखता था एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न पहले भी दिखता था, नहीं। ठीक है। अब लायबिलिटी पेड परसेंटेज, ये टैब, तो ये क्लॉज सी का एक आ गया इन्होंने। अब ये क्या लिख रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और मंथ वाइज ये टोटल दे रहे हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया गया होगा ये परसेंटेज? वही तो बोल रहे हैं, अगर 2B में 100 दिखला रहा और 3B में हम 120 क्लेम करके अगर फाइल करें तो क्या परसेंटेज आएगा? नहीं, रुकिए, ये बेसिकली 1 वर्सेस 3B है। यस, और 3B में आप चाहे टैक्स आईटीसी के थ्रू पेमेंट करें या फिर कैश के थ्रू पेमेंट करें। सर कैलकुलेशन फॉर्मूला दिया है ऊपर। हाँ, अभी देखते हैं, लेकिन पहले उस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हम लोग खुद सोच लेते हैं क्या फॉर्मूला होना चाहिए। मान लीजिए 1 में 100 दिखलाया, 3B में 100 दिखलाया, तो हो गया 100%। तो 100% हो जाना चाहिए। यस सर। लेकिन यहाँ 100 दिखलाया, यहाँ 80 दिखलाया, तो 80% दिखलाएगा। यस तो बेसिकली 3B by 1 है यस सर। है ना? बेस 1 है सर, बेस 1 है। बेस 1 है, ठीक है। लायबिलिटी पेड डिवाइडेड बाय लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड, ऐसा है। लायबिलिटी पेड डिवाइडेड बाय लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड, ऑटो ड्राफ्टेड ये कहाँ लिखा ऑटो ड्राफ्टेड है? नहीं, एक ही बात है ना। Liability auto एक मिनट, जब मैं 1 लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली ऑटो ड्राफ्टेड ही लिख रहा हूं। 1 का तो ठीक है। मान लीजिए 1 में ऑटो ड्राफ्ट होके आया 100, सॉरी 1 में ये आपने ठीक। 100 ऑटो ड्राफ्टेड होके भी 100 आया, लेकिन आपने 3B में चेंज करके इसको 80 कर दिया, तो 80% आ ही जाएगा। नहीं, अगर 3B में हम 120 कर देता। अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, एक सेकंड। दूसरा बात, लेकिन अगर मैं 3B से कुछ पेमेंट, मैंने 80 पेमेंट किया और DRC 03 से मैं पेमेंट करता हूं, मैं DRC 03 से पेमेंट करता हूं, 73 सबसेक्शन 5 सेलेक्ट करता हूं, पॉसिबल है? यस हाँ, और 20 रुपया पेमेंट कर दिया, तो जी। क्या मेरा 100% हो जाएगा?
हाँ यस सर, हो हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा, हम्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, नीचे लिखा है ना डीआर फार्मूला। डीआरसी 03 भी कंसिडर करेंगे वो। अच्छा करेंगे, लेकिन डीआरसी यस सर। 03 में एक ऑप्शन और है कि मैं 1 वर्सेस अगर 3B का डिफरेंस के कारण पेमेंट कर रहा हूं 20, तब तो लगता है कंसिडर हो जाएगा। लेकिन यस सर। इसके अलावा मैं अगर एनुअल रिटर्न सेलेक्ट कर लेता हूं, 73.5 सेलेक्ट कर लेता हूं या अदर सेलेक्ट कर लेता हूं, तब इसमें नहीं आएगा। यस सर जी। तब नहीं आएगा, ये भी दिखा। अब जो कमलेश जी जो बोल रहे हैं, कमलेश जी ये कह रहे हैं कि 1 वर्सेस 3B में मैंने आईटीसी 100 की जगह 120 ले लिया, तब क्या परसेंटेज 100 दिखलाएगा? क्योंकि आपने 20 तो एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया, 2B में 100 आ रहा, लेकिन आपने 20 एक्स्ट्रा ले लिया, हाँ तो भी 100% दिखलाएगा या नहीं दिखलाएगा? तब भी दिखलाएगा, यस दिखलाएगा। यस सर। दिखलाना चाहिए उसको। यस वो सर। तो एक अलग पर्पस कहाँ कहानी है। फुलफिल हुआ सर कि टैक्स पेयर हैज पेड द नहीं नहीं, मैं ऑब्वियसली पर्पस नहीं फुलफिल हुआ, लेकिन यू हैव वॉलेटेड क्लॉज AA, ये वाला क्लॉज 2B के अकॉर्डिंग ही आपको क्रेडिट लेना था। हमको लगता है सर कि वहाँ 120% दिखाएगा और बाद में 20% की इनके ऊपर डिमांड निकल जाएगी विभाग से। नहीं, ये परसेंटेज में नहीं। अच्छा चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन फॉर्मूला देखिए। लाइबिलिटी पेड परसेंट, लाइबिलिटी पेड, लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड। अब मुझे एक बात बताइए, लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड 1 से आ रहा है यस सर। और लाइबिलिटी पेड 3B में है। यस। इसमें ये नहीं लिखा हुआ आईटीसी से पे किया या कैश से पे किया है, यस। इंटू 100 तो 100%, ठीक बात है। अब लाइबिलिटी पेड का मतलब देखिए, दिस इज द सम ऑफ टोटल लाइबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज एंड रिवर्स चार्ज, छोड़िए, दोनों है, दोनों This is the- रिवर्स चार्ज और रिवर्स चार्ज के फॉरवर्ड चार्ज दोनों। नहीं नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं सर, रिवर्स चार्ज का भी लायबिलिटी आपका पेमेंट है और अदर देन रिवर्स चार्ज का। नहीं नहीं, अदर देन रिवर्स चार्ज। देखिए दिस इज द सम ऑफ टोटल लाइबिलिटी। आप देखिए 1 में तो रिवर्स चार्ज नहीं आता है ना। हेलो, ग्रेड ग्रेड सर, लेकिन वो जब बता 1 रहे में हैं- एक मिनट 1 में रिवर्स चार्ज नहीं आता। अब देखिए 1 में 100 आपने भरा, 3B में आप 100 भरते हैं जो 1 का है, और रिवर्स चार्ज में 120 भरते हैं, 20 रुपया भरते हैं। तब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? 100/100 ही तो लेगा, तो ये रिवर्स चार्ज ही तो सिर्फ हटाएगा। हेलो, हाँ, ग्रेड करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ये गलत आया हुआ है। दिस इज द सब सम। वन में सब वन में भरते तो है रिवर्स चार्ज का। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का डिटेल भरते हैं, रिवर्स चार्ज का अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू नहीं भरते हैं। चलिए, दिस इज द सम ऑफ टोटल लायबिलिटी पेड बाय टैक्स पेयर इन फॉर्म 3B फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ऑब्वियसली अदर देन रिवर्स चार्ज, क्योंकि 1 में नहीं आ रहा है वो। This also includes the amount paid by taxpayer for any period in form DRC 03 by selecting the cause of payment as liability mismatch इतना। तो DRC 03 तभी आएगा जब आप cause of payment 1 वर्सेस 3B सेलेक्ट करेंगे। यस सर। नहीं तो नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि नोटिस अगर आ जाता है तो ये सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मान लीजिए नोटिस आता है कि भैया 73 का ही नोटिस आ गया कि आपका 1 वर्सेस 3B में डिफरेंस है, जरा कुछ कीजिए इसका, तो आप वहां पर 73 मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो 1 वर्सेस 3B सेलेक्ट कर कीजिएगा, ठीक है। ओके, लायबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड, दिस इज द सम ऑफ टोटल लायबिलिटी विच इज ऑटो ड्राफ्टेड इन 3B फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम 1 और इफ एंड 2B हो गया पर्पस। यस। एंड 2B क्यों लिख रहा है ये? टू बी से लायबिलिटी कैसे ड्राफ्ट होती है? सर सप्लायर का तो 3B में जो फिगर आएगा वो तो 2B से ही आएगा ना, ऑटो पॉपुलेट। 2B से तो आईटीसी आएगा, लायबिलिटी थोड़ी आती है। क्या कहना चाह रहा है, कोई आइडिया? तो यानी
इसका मतलब है कि जीएसटी वाला आप जो भरते हैं उसकी लायबिलिटी और 2B में ऑटो ऑपरेट जो होता है उस माइनस करके जो भी लायबिलिटी आती है तो उसकी बात करें। ऑटोमेटिक जो 2B इसमें देखिए जो आता है। कमलेश जी जो कह रहे थे, अब देखिए अगर मैं फॉर्मूला समझे, लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड, मान लीजिए 2B में आपका आईटीसी है 100, 3B में आपने 120 ले लिया, ठीक है, 1 में मान लीजिए आपका 120 है, तो अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? 20 अपने रुपीज। अब पे कितना किया, ये क्या लिखेगा ये? 1 में थोड़ा लायबिलिटी बढ़ाइए सर। किस तरह से फॉर्मूला कन्वर्ट करेगा? ये 1 मतलब यहाँ पर जो लाइबिलिटी डिस्चार्ज किया गया है वो आईटीसी से 100% आईटीसी से डिस्चार्ज किया गया। कितना डिस्चार्ज किया गया? 120 थी ना लाइबिलिटी, लेकिन आपका 2B में कितना आ रहा था? 100। आपने 120 ले लिया, यानी कि 20 एक्स्ट्रा ले लिया। जी यस। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला 1 है, ये फॉर्मूला 2 है। 100/120 यानी कि एक्चुअल 2B में जो है उस ये बनेगा, या फिर 120/120 बनेगा। सर लाइबिलिटी पेड का मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी पेड का मतलब चाहे आप आईटीसी से पेमेंट करें या कैश से पेमेंट करें। अच्छा रुकिए रुकिए, लाइबिलिटी पेड और ये लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्ट, यस। लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड, लाइबिलिटी पेड ऊपर वाला जो दिया है वो कुछ नहीं क्लियर नहीं किया। ये लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड का मतलब क्या हो गया? ये तो जो मैंने अभी बताया, ये तो पेड वाला बता दिया है ना। 1 का जो आया वो सर, वो 1 से आया जो ऑटो ड्राफ्टेड हमने डिस्कस किया ना अभी। ऑटो ड्राफ्टेड बोले तो 1 से। हाँ ये ऑटो ड्राफ्टेड है नीचे वाला। डिनोमिनेटर है। हाँ, और ये लाइबिलिटी पेड है। लायबिलिटी पेड है। तो आपने 120 पे किया, तो अब ऑटो ड्राफ्टेड 1 से आया 120, ठीक है। अब ये कह रहा है लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड 1 से, दिस इज द सम टोटल ऑफ लाइबिलिटी विच इज ऑटो ड्राफ्टेड इन 3B फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम 1 and 2B। 2B से कैसे ऑटो ड्राफ्ट हो रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये फ्रेट वगैरह जो फॉरवर्ड चार्ज में लग जाता है ना, रिवर्स चार्ज में जो ऑटोमेटिक आता है 3B में। हाँ मनीष जी एकदम कमाल कर गए फिर तो आप। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसमें रिवर्स चार्ज वाला जो लाइबिलिटी है वो आएगा, है ना। यस 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 यस। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद। ये आ गया बस, ठीक है। बाकी तो मंथली बेसिस पे वो शो करेगा। ये हम लोग डालें क्या अपनी किताब में? नहीं गया, जरूरत नहीं है हैं? सर ये इम्पोर्टेंट है सर। हाँ मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किताब में होना चाहिए कि जीएसटीएन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर के नाम पे आईटीसी के चैप्टर में। अभी तक ये बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। हाँ बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और दूसरा ये जो फॉर्मूला हमने समझने की कोशिश की है ये भी नहीं पता होगा। चलिए, थैंक यू संतोष जी। और अब हम लोग का ये है कि फॉर सेलर्स टू हैव एन ऑप्शन, ठीक है, द बायर्स would be shown the tax paid status of the invoices so that buyers knows the tax has been paid by the supplier। तो आज के डेट में जो अभी हमने देखा है टैक्स पेड स्टेटस, एक एब्सोल्यूट परसेंटेज के वे में देखा, पर इनवॉइस के बेसिस पे अभी भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये रूल 37A का तो काम कर ही रहा है।
had to be shown the difference between the input tax credit claim and the likely input tax credit eligible on the basis of invoices uploaded by a seller and the tax paid thereon, but there would be no auto reversal of input tax credit till one gains experience of the new system. तो अब तो ये टू बी में ये नजर आ जाता ना, एलिजिबल क्रेडिट और इनएलिजिबल क्रेडिट, हाँ ना, फॉर द डिफरेंस बिटवीन द आ जाता है, यस, कुछ हद तक तो मतलब कुछ पॉइंट्स नजर आते हैं. फॉर द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड द लाइकली एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, द टैक्स पेयर वुड बी एडवाइज through the GSTN system to file a reconciliation statement and explain the differences and pay taxes. If no reconciliation statement was filed beyond a certain prescribed time period and the difference was more than the prescribed threshold, such cases could be taken up for audit or investigation. अब तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चल रहा है. 1 वर्सेस 3B में ₹1 का भी डिफरेंस हो तो ये नोटिस भेज देते हैं. No system-based matching was proposed. Instant matching would be done offline by the taxpayer. इसके लिए उन्होंने ऑफलाइन टूल भी निकाला है. मंडे मिले? कल नहीं सर, कल संडे है. कल संडे भाई कौन है? कमलेश जी. एडिक्शन हो रखा हूँ. हाँ एडिक्शन है सर, बहुत बड़ा. चलिए मंडे मिलते हैं. कल शाम को जो मैं एक नोटिस डिस्कस कर रहा था उसको आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया नहीं पता. और कल सर कल शाम को कितने बजे खत्म कर दिया? 7 बजे. हाँ. अरे मैं उसी टाइम फ्री हुआ, मैं लॉग इन किया तो तब मैं अकेला ही था. ओके ओके. तो यूट्यूब में मिलेगा वो वीडियो? हाँ मिलेगा. वो खाली किताब के बारे में तो आपको बता ही दिया था और कुछ था नहीं उसमें. सर बुक पब्लिश हो जाए तो भेज दीजिएगा पहले सर. हाँ क्यों नहीं भेजेंगे, वेट कर रहे हैं. हाँ. तो उसका यूट्यूब थोड़ा दीजिए कि हम लोग थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकेंगे ना इसको ग्रुप में. लिंक भेज दूंगा. आज प्रोसेसिंग में डालूंगा. सर वो नोटिस का था ना सर, जैसे आपने कल सुबह भी डिस्कस किया था, उसके बारे में एक इनपुट था सर वैल्यूबल. अगर आप कैसे एक ग्रुप जैसे बना के अगर आप एक दिन पहले भी शेयर कर सकते हैं तो हम भी उस पर टाइम थोड़ा स्पेंड करके कर सकते, कुछ तो रिव्यू कर सकते हैं सर, बिकॉज वो टाइम थोड़ा कम रहता है तो उसको जानने में ही टाइम लग जाता है. तो इसके बारे में कुछ सोचिए सर. ओके ओके ठीक है. बिकॉज अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो हम भी थोड़ा सिर्फ एटलीस्ट बॉडी ऑफ द लेटर, क्लाइंट की इंटीग्रिटी रखते हुए क्या नोटिस आया बोल के. वी कैन डू दैट. ठीक है. तो हम लोग ग्रुप बनता है जैसे लाइक माइंडेड जैसे अभी यहाँ पे हैं सर, तो हम भी उसको थोड़ा रिव्यू पढ़ के थोड़ा समय मिलेगा सर पढ़ने के लिए हर एंगल से थोड़ा. मैं समझ गया. हम लोग कर सकते हैं ये, वी कैन डू दैट. हम लोग गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें और वो उसका लिंक दे दे, लगातार उसमें नोटिस हम लोग अपलोड करते जाएंगे और उसका लिंक दे देते हैं. ठीक है, डन. गुड सजेशन. अच्छा ये जो नोटिस आया था शेयर स्क्रीन, हाँ देखिए ये एक नोटिस आया जिसमें मेल पे आया है. ये मेल पे आया 29 दिसंबर 11:36. डिफरेंस बिटवीन 1 and 3B फॉर द पीरियड अप्रैल 21 से मार्च 22, DGR रिपोर्ट नंबर 19. और लिख रहे हैं कि देयर इज 1 और 3B में डिफरेंस है अप्रैल 21 मार्च 2022. इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द डिफरेंशियल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी or explain the reason for the difference, the desired information along with supporting documents. नहीं तो 79 हो जाएगा. सर इसमें डिन नंबर नहीं है? हाँ इसमें डिन नंबर नहीं है. रहना चाहिए ना?
हाँ बिल्कुल, दिन होना चाहिए। स्ट्रेट वाला है सर। नहीं, CGST लिख रहा है। फिर हमने इसको है ना चेक किया कि क्या डिफरेंस है। तो चेक करने के बाद देखिए क्या पता लगा। ये जो 20-21 में है, इस यहां पर 20-21 में डिफरेंस है, 45,500 कम पे किया है। तो ये क्वार्टरली वाला था, तो 3 महीने का एक साथ यहां पेमेंट किया और 45,500 कम पेमेंट किया। फिर अप्रैल 2021 में ज्यादा पेमेंट कर दिया, यानी कि खत्म हो गया ना ये खत्म। अब वो जो नोटिस इशू किया है वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए कह रहा है? 21-22 के लिए कह रहा है। तो 21-22 में शॉर्टफॉल नहीं है, शॉर्टफॉल किस में है? 20-21 में। लेकिन वो नोटिस इशू किया इसका, यहां तो एक्सेस पेमेंट है 21-22 में। बताइए क्या जवाब दें इसका? हमको 20-21 का चर्चा ही नहीं करना चाहिए। 20-21 का चर्चा ही नहीं करना चाहिए, ठीक सर बात है। 21-22 का सीधा टेबल ही दे देने का, 1 और 3B का कंपेयर कर लो आप, एक्सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। It is obvious and it is seen from this Excel that there is no short payment, there is an excess payment of 45,500. तो हमने भी यही किया। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि अगर मैं इसको है ना ये दिखलाता तो बोलता है भैया ये जो 3 महीना का जो जनवरी का पेमेंट जनवरी में होना चाहिए था, इसका इंटरेस्ट मांगेगा, इसका इंटरेस्ट, इसका तरह तरह की कहानी करता वो। इससे अच्छा हमने कहा भाई 21-22 बोल रहे हो, 21-22। अच्छा एक बात बताइए, जब मैंने इसका भेज दिया उसको 21-22 का और 0 कर दिया, उसके बाद वो फिर तो अब वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जब करेगा उसको पता लग ही जाएगा, वो फिर एक मेल उठा के भेज देगा। अब उसको रोकने के लिए क्या करें? अपने को साइलेंट रहने का है सर। उसके पास अगर ये टेबल हो जाएगा तो उसको मालूम हो जाएगा भाई नहीं, एक्स्ट्रा वो तो पेमेंट पता लगा ही जाएगा, उसको वो रोकना है, बस। मुझे तो कैसे रोके? वो जब करेगा तब की बात ऐसा है कि उसको इंटरेस्ट तो लायबिलिटी बनता ही बनता है सर, उसमें बहुत क्लियर है। ठीक बात। एक महीना का इंटरेस्ट लायबिलिटी बनेगा सर, उसको भी तो मेहनत करने दीजिए। सर एक चीज और भी है। हाँ मनीष। हेलो। हाँ हाँ सर 21-22 का जब एनुअल आप भरोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा ना कि प्रीवियस टैक्स पेड हमने इस साल करंट ईयर में किया है। बिल्कुल ठीक है। तो भी 9B एक रिप्लाई आ जाएगा। हाँ मतलब कहने का मतलब वो पता लगा ही लेगा, लेकिन हम उसको रोकना चाह रहे हैं। बताइए कैसे रोके? अच्छा देखिए मैं बताता हूँ हमने क्या किया। हमने ना जो नया रूल 88C आया वो कोट कर दिया। और नया रूल 88C क्या करा? DRC 01B आएगा, 1B ऑटो आएगा, सिस्टम जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली आएगा, लिखा हुआ है ना ये सब। तो देखिए हमने यहां पर ऑफिसर को एडुकेट किया रूल 88C के बारे में। ये सब लिखने के बाद अवर सबमिशन, ये वाला टेबल जो आप कह रहे थे 21-22 का, मैं रिप्रोड्यूस कर दिया और लास्ट में ये लिख दिया एज पर न्यू रूल 88C inserted with effect from this, where there is a short payment tax while comparing 1 versus 3B, then notice shall be issued in 1B electronically in the portal. Reply shall be given in the portal. In the instead case, since we have not received the notice in 1B in the portal, therefore communication received in email is invalid. अब कितना भी इन्वेस्टिगेशन कर ले वो, उसको नोटिस कहां भेजना पड़ेगा? 1B में। आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बराबर है। हाँ हाँ परफेक्ट, इसको मतलब सीधा कर दिया। हाँ, अब वो करता रहे, कितना भी दिमाग लगाता रहे, फिर वो लाइन पे आ गया। हाँ ठीक बात है। सर लेकिन एक चीज और है, इनका हाँ, DGRM ने कैसे सर्च किया कि ये डिफरेंस है? नहीं, DGR ने तो ठीक सर्च किया, लेकिन जब वो मेल बनाते वक्त वो 20-21 की जगह 21-22 लिख दिया। ओके है ना, ये उसने फाइनेंशियल ईयर गलत लिख दिया। वो हो जाता ना टाइप करते वक्त। DGR का रिपोर्ट देखा होगा और सबको अगर 20-21 की जगह 21-22 दिया तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। हाँ, ये अगर 20-21 लिखा होता तब वो सब कुछ शो करना पड़ता।
चलिए, तो कहीं कहीं ऑफिसर को एडुकेट करना भी जरूरी है। नहीं, तो उसको 88C का देना चाहिए था। हाँ ऐसे डायरेक्ट अब नहीं भेज सकता, इसीलिए तो 88C लाएगी, नहीं तो नहीं लाते। हाँ, नहीं तो नहीं लाते। नहीं, मनमानी करने लगे ना ऐसे। तो हमने एक नोटिस और डिस्कस कर ही लिया कि हम लोग 17-18 का क्रेडिट क्लेम करेंगे 22-23 में, और है उसको 17-18 क्रेडिट 22-23 में। अच्छा, आप उस दिन थे नहीं ना? ना। हाँ हाँ, तो एक केस आया हमारे पास जहां पर वो 17-18 क्रेडिट 2A में आ रहा है, 24 लाख, वो क्लेम नहीं किया, अच्छा। और उसने उसने लाइबिलिटी भी नहीं दी थी जनवरी की। तो उसको तो 22 लाख की लाइबिलिटी पे करवा दिया, हाँ, लेकिन क्रेडिट 24 लाख का वो उसको चाहिए। तो हमने कहा कि 22-23 में उसका क्रेडिट हम लोग क्लेम करेंगे, और उसको लिख के देंगे कि वी आर क्लेमिंग दिस क्रेडिट इन 2023 on the background that section 16 subsection 4 is challenged, constitutional validity of section 16 subsection 4 is challenged, so we are claiming, और we would, और फिर उसको कहेंगे कि आप 73 में नोटिस भेज के इसको रिवर्स करवाइए। फिर हम रिवर्स करेंगे, DRC 07 आएगा, फिर हम अपील में जाएंगे। हाँ हाँ, ये एक स्ट्रेटजी कर रहा है राजेश जी। इस स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत, कोई चैलेंज? नहीं नहीं, ये ठीक है, आगे देखा जाए। हाँ, अभी आगे देखा इसी जाए। तरह का एक मेरे पास एक केस भी आया है। हाँ 17-18 में उसने सेस न तो 3B में अवेल किया, और न ही वो टैक्स चार्ज किया आउटवर्ड सप्लाई में। हाँ मतलब उसने लिया भी नहीं, क्रेडिट क्लेम भी नहीं किया, और GSTR जब वो लोगों को जब टैक्स इनवाइस बना के दिया तो भी उसने उसमें सेस नहीं लगाया। और टोटल B2C की सेल है, ओके। 1 रुपए की भी नहीं है। उसमें उन्होंने नोटिस जारी की कि आप इतना रुपया आपकी लाइबिलिटीज बनती है, आप ये जमा करें। तो मैंने वहां पे एक थोड़ा सा अलग ढंग का थॉट अपनाया। मैंने कहा सर, ये B2C का केस है, मैंने कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जी अपने टैक्स इनवाइस में, और नहीं मैंने इसका कोई टैक्स अवेल किया 3B में। तो ये रेवेन्यू न्यूट्रलिटी हो गई। एक लाइन बस मैंने ये लिखा, इसलिए मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, क्यों? तो आपने क्रेडिट अवेल नहीं किया तो लाइबिलिटी किस बात की? हाँ भाई, जब मैं लेता तो देता, मैंने लिया भी नहीं। दूसरी चीज, मैंने B2C बेचा और मैंने कोई टैक्स इनवाइस में चार्ज नहीं किया। अगर मैं चार्ज कर लेता तब तो मुझे देना पड़ता, लेकिन जब मैंने चार्ज ही नहीं किया, सेस मैंने लिखा ही नहीं उसमें, केवल CGST SGST लिखा, तो फिर किस बात का मैं पे करूं? ये रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के अंदर कवर हो जाता है। अब आप बताइए इसमें क्या है? क्या हुआ फिर? अभी तक उसने मुझे कुछ भेजा नहीं है, अब जब भेजेगा तो देखूंगा। ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिख के देना ही पड़ेगा ना। अरे, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी यहाँ पे लागू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ राजस्व का। नहीं, देखिए ऑफिसर, ये सब कोर्ट का केस है। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि देयर इज ए रेवेन्यू B2C सेल है, तो सामने वाला क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन अब कहानी घूम फिर के वहीं आती है कि क्या लॉ का वायलेशन है? यस है। लाइबिलिटी बनेगी? यस बनेगी। क्रेडिट नहीं लिया, यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। तो अगर बाई चांस वो आपसे टैक्स वसूल लेता है तो आपको क्रेडिट लेके रिवर्स करवाइए DRC 07 से, और केस को पेंडिंग करवाइए। और आपको हाई कोर्ट में ये सब लड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही पेंडिंग करवा के एडजॉर्नमेंट ले लीजिए 3 साल का, जब तक जिस डिसीजन आएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का, तब। वो तो दिमाग में है हाँ, कि जब ये इसकी जब फाइनल हियरिंग होगी, जो डिसीजन आएगा उसी के अनुसार वर्क करना है। उसी के लेकिन अनुसार उसको work अवेल करके रख लेना, यूज नहीं करना। हाँ, यूज नहीं करना। बने। हाँ, और लिख के जरूर देना है कि हम लोग अवेल कर रहे हैं, ताकि 122 की पेनल्टी न लगा दे, हाँ, इसीलिए लिख के देना है। तो उसको सर करंट ईयर में 3B में क्लेम करना पड़ेगा ना? हाँ 17-18 का सेस। यस हाँ? यस। ओके, क्योंकि ये चैलेंज है, इसमें देखिए क्या होता है। हाँ, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि जहां जहां चैलेंज है उसका डिटेल चाहिए हम लोग को। नहीं तो कोर्ट कैसे करेंगे? हम तो कोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। 2-4 केस पता लगता है
तो वो चैलेंज कहाँ कहाँ है वो चाहिए हमें हर हालत में। ठीक है, मंडे मिलते हैं। ठीक ठीक सर। ओके ओके, बाय। टाइम का प्रॉब्लम आ जाएगा ना सर, सेक्शन क्या 16 चीज? का, सेक्शन 16 का प्रॉब्लम आ जाएगा ना टाइम का। टाइम का मतलब? सो बिफोर सितंबर लेना था सब्सिक्वेंट ईयर हाँ क्रेडिट का। हाँ, वही इशू है, वही इशू। फिर भी सर, फिर भी करना है ऐसा है। यस यस। हेलो हाँ हाँ पाटिल जी सर। बोलिए। हाँ हाँ। सर, कल मुझे एक क्लाइंट आए थे, उन्हें एक अप्रोच हुए थे, पब्लिक के क्लाइंट है, और उनको एक डिमांड आया है कि आपने लेट कर दिया तो यू आर वायलेशन ऑफ रूल्स सेक्शन 16, जो उन्होंने एक्चुअली सितंबर में लेना था 18-19 का, तो उन्होंने मार्च में लिया है आईटीसी। तो अच्छा। उसका भी वो रिवर्स कर उनको पे करने के लिए उनको डिमांड आया है। क्या हम लोग उसको? नहीं, DRC 07 से ही रिवर्स कीजिएगा। ओके, सो दैट वी कैन डू अपील। हाँ, उस ऑफिसर को बोल दीजिए सर कि 18-19 का केस है ना पाटिल जी? हाँ यस सर। तो आप कहिए ना कि 17-18 का मैंने लिया, 18-19 का मैंने 19-20 के स्टैंडर्ड टाइम पीरियड में लिया। नहीं, ऐसी एक उन्होंने चीट बना लीजिए। नहीं, उन्होंने रिटर्न ही मार्च में फाइल किए थे, 18-19 के 19-20 में ऐसा। नहीं 17-18 में नहीं था क्या उसका कुछ? नहीं नहीं, 17 में हाँ, कुछ नहीं। तब तो फंस गया। यस हाँ ठीक है, यही है, DRC 07 से करवा के कर लीजिए। यस सर। ऑफिसर को बोल दिए, ऑफिसर शांत हो जाएगा। और लेकिन फाइट जरूर से कीजिए, मतलब Yes, जो sir. आप रिप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि DRC 01 आया तो आप हाँ हाँ ठीक है, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। पूरा एक एक चीज लिखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज है, ये है वो है, उसके बावजूद मतलब ये सारी चीजें वो लिखे, आपको लिख के देना पड़ेगा। Why you have the right to claim that ITC? Yes, sir. ठीक है। Just for filing delayed return, it doesn't mean that I should be I should be denied ITC यस। because it has been paid. हाँ, और जब ये अभी जो मैं केस कर रहा हूँ उस पार्टी ने गो अहेड कर देता तो मैं रिप्लाई बनाऊंगा उसका, देन वी कैन शेयर दैट रिप्लाई, उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई बना दीजिएगा। ठीक है। So, और एक केस है, हाँ, तो हम हाँ, आपके एडवाइस के साथ, आपके प्रोफेशनल फीस के साथ ही हम उसको करेंगे। मैं बाद में बात करता हूँ उसके बारे में। ठीक है, Yes, ठीक है, sir. कोई Okay, दिक्कत sir. नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू।